है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी, इसमें हमें क्या आपसे मैं कहूँ याद होना चाहिए, तो सबसे पहली चीज तो हमें पता होना चाहिए कि जो मेंडलीफ ने आपसे मैं कह आवर्त सारणी दी है, ठीक है, मेंडलीफ आवर्त सारणी, वो आपसे मैं कह रहा हूं किस पर बेस्ड है, तो आपको पता है कि बेस्ड ऑन, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा बेस्ड ऑन, बोलो इंक्रीजिंग, मैंने कहा एटॉमिक मास, ठीक है, मतलब परमाणु भार के बढ़ते क्रम पर आधारित है। क्लियर? आपसे मैं करूं, उसके बाद आए आधुनिक सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, आधुनिक आपसे मैं कहूं आवर्त सारणी, ये किस पे बेस्ड है, तो आपको पता होना चाहिए ये परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर पे आधारित है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब परमाणु बोलो क्रमांक पर आधारित है। आपसे सबसे पहले तो ये दो बातें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। क्लियर? उसके बाद आप अच्छे से जानते हो कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें टोटल आपसे मैं कहूँ ग्रुप जो है वो 18 है, 1 to 18 आपसे मैं कह रहा हूं, और टोटल जो पीरियड है वो आपसे मैं कहूँ 7 है, 1 to 7। यहां पर एवरी ग्रुप इज इंडिपेंडेंट, कोई सब ग्रुप नहीं होते हैं। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूं, एक तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। उसके बाद मैंने कहा पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सबसे मेन चीज है, जहां से एक्चुअली क्वेश्चन आता है, वो है आपकी 3 प्रॉपर्टी, ठीक है। बोलो कौन सी प्रॉपर्टीज? मैंने कहा एक बोलो आईपी, आईपी मतलब क्या होता है, आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, या आयनन ऊर्जा। मैंने कहा दूसरा आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बोलो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मैंने कहा बंधुता, ठीक है, या आजकल इसका नया नाम हो गया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, बोलो इसी को कहते हैं, बोलो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बोलो आपसे मेरे को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ओके, ये इसी का नाम होता है, ओके। इसी तरह से मैंने कहा नंबर 3 है EN, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन आपसे मेरे को विद्युत ऋणता, ठीक है, बोलो विद्युत ऋणता। ये 3 प्रॉपर्टी से ही आपका क्वेश्चन आता है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी अभी तैयार करा देता हूं। सबसे पहले मैंने कहा आईपी, ठीक है, आईपी के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, नंबर 1 परिभाषा, आपसे मैं कह रहा हूं आईपी क्या होता है, कोई भी गैसियस, आपसे मैं कह रहा हूं ये विलगित, मैंने कहा विलगित गैसीय परमाणु है, ठीक है, गैसीय परमाणु मतलब आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसमें से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आपसे मैं कह रहा हूं जो ऊर्जा हमें देनी पड़ती है उसी को क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। इसका मतलब हुआ आयनन विभव हमेशा कैसी प्रक्रिया होती है, एंडोथर्मिक, कैसी होती है, बोलो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है, एंडोथर्मिक मतलब उष्मा आपसे मैं कहूँ शोषी प्रक्रिया होती है, ओके। फिर मैंने आपसे कहा कि आपसे मैं कहूँ अगर मैं फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं तो मुझे आपको अगेन आपका आयनन ऊर्जा देनी पड़ेगी, बोलो आपसे मैं करूं, लेकिन इस बार जो ऊर्जा देंगे वो पहले से ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने से पॉजिटिव चार्ज आता है और पॉजिटिव चार्ज आने से साइज घटती है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता है, इसलिए आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर मैं आपसे कहूं फिर एक और निकालना चाहते हो तो मेरे कहने का मतलब है और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहां पर इस परिभाषा के अंदर सबसे मेन चीज है कि ऑलवेज, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमेशा IP1 से ज्यादा क्या होता है, IP2 होता है, और IP2 से क्या होता है, IP3 होता है। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आपको कभी भी यूनिट ऑफ IP पूछ ले तो एनर्जी है, इसलिए यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूं दूसरा पॉइंट क्या पता होना चाहिए IP के लिए, मैंने कहा प्रभावित, बोलो करने, मैंने कहा वाले कारक, ठीक है। तो प्रभावित करने वाले कारक के अंदर मैंने कहा आपको मेन कारक है वो है अर्धपूरित, आपसे मैं करूं अर्धपूरित तथा, बोलो मैंने कहा अर्धपूरित, बोलो आपसे मैं करूं तथा पूर्ण पूरित, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, अर्धपूरित, पूर्ण पूरित, मैंने कहा कक्षकों,
ठीक है, कक्षकों का स्थायित्व, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलो, मैंने कहा स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड, मैंने कहा हाफ फील्ड एंड बोलो फुल फील्ड ऑर्बिटल। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब ये फंडा हमेशा आपका क्लियर होना चाहिए। और क्या कहता है ये कि जो फुल फील्ड होते हैं वो हाफ फील्ड से ज्यादा स्टेबल होते हैं, यानी आज P6 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू P3। मैंने कहा D10 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू D5, F14 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू F7। और जो हाफ फील्ड होता है वो अपने नियर बाई से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, अपने नियर बाई से ज्यादा स्टेबल होता है। तो मेरे कहने का मतलब हुआ फिर तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर मैं करूं बोलो P के लिए तो P1 से ज्यादा कौन होगा, P2, फिर कौन होगा बोलो P4 और फिर कौन होगा P3। बिकॉज P3 हाफ फील्ड है तो अपने नियर बाई से ज्यादा स्टेबल होता है, देन P5 और देन P6। अगर ये ऑर्डर पता है तो आपका काम हो जाएगा। तो इस पर बेस क्वेश्चन कैसा आता है, तो मैंने आपसे कहा कि सपोजेड मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको मैं कहूं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, बोलो का आईपी आपसे मैं कह रहा हूं 1 का बोलो क्रम, बोलो मैंने कहा बढ़ता, ठीक है, बढ़ता क्रम होगा। देखो मेरी बात समझना, कभी भी आईपी बोले तो वो आईपी 1 ही होता है। क्लियर? मैंने कहा कार्बन है, आप जानते हो 2p2 होता है, बोलो नाइट्रोजन है 2p3 होता है, ऑक्सीजन है 2p बोलो आपसे 4 होता है, और फ्लोरीन है 2p5 होता है। अब आप मुझे बताओ डियर स्टूडेंट कि ये हाफ फील्ड है, तो आपसे मैं कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब ये और स्टेबल होगा। तो इसका मतलब हुआ कि बोलो अगर आईपी का 1 का ऑर्डर लिखूंगा तो पहले बोलो कौन आएगा, कार्बन, फिर कौन आएगा, ऑक्सीजन, फिर कौन आएगा, नाइट्रोजन, फिर कौन आएगा, फ्लोरीन। मेरे कहने का मतलब है ये ऑर्डर हो जाएगा। और अगर आपको IP2 का ऑर्डर पूछे तो आपको क्या करना है, बोलो आपसे मैं अगर यही एग्जांपल मेरा 2 होता, मेरे कहने का मतलब सेम क्वेश्चन होता, और आपसे मैं कह रहा हूं मेरे पास यहां पर कार्बन, नाइट्रोजन, बोलो मैं आपसे कह रहा हूं ऑक्सीजन और फ्लोरीन होता, और मुझे IP2 का बढ़ता क्रम आपसे मैं क्रम पूछा जाता, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन लिख दिया, बोलो इसका क्या लिखा 2p2, इसका क्या लिखा 2p3, इसका क्या लिखा 2p4, इसका क्या लिखा 2p5। अब मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे IP2 पूछा है, तो पहले मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, बोलो आपसे मैं करूं तो क्या बन जाएगा 2p1, इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो क्या बन जाएगा 2p2, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो 2p3, और इसमें भी एक निकाल दूंगा तो 2p4। हाँ, अब मेरे लिए IP2 करना है, तो मैंने कहा मुझे बोलो आपसे इनको देखना है, तो मेरा वही है हाफ फील्ड अपने नियर बाई से मोर स्टेबल होता है, तो पहले कौन आएगा कार्बन, फिर कौन आएगा नाइट्रोजन, फिर कौन आएगा फ्लोरीन, और लास्ट में कौन आ जाएगा ऑक्सीजन। बात समझ में आई बोलो? तो मैं क्या बताना चाहता हूं वो मेरी बात समझ में आई होगी। क्लियर? उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूं तीसरा पॉइंट होता है आवर्तता, ठीक है, आवर्तता मतलब क्या होता है, पीरियोडिसिटी, ठीक है, आपसे मैं कहूं पीरियोडिसिटी, ठीक है, पीरियोडिसिटी आवर्तता का मतलब होता है कि कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी है उसका पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम लेफ्ट टू बोलो आपसे मैं कह रहा हूं राइट जाते हैं और अप टू डाउन जाते हैं, तो बोलो आपसे क्या उसके अंदर चेंज आता है। तो यहां पर अगर मैं आपसे कह रहा हूं जब हम बोलो आपसे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होता है, और आईपी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और लेफ्ट अप टू डाउन जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, बोलो इंक्रीज होता है, इसलिए आईपी क्या होता है, बोलो डिक्रीज होता है। आपसे मैं कहूँ मेरी बात समझ में आई होगी। तो एक अगर प्रॉपर्टी समझ में आई है तो इसी तरह से सारी प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? तो मैंने कहा दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, मैंने कहा ईए। ईए मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बोलो बंधुता, ठीक है। बट यहां पर क्या बात देने की ध्यान में रखने की है कि आपसे मैं कहूं सबसे पहली बात परिभाषा, ठीक है। अगर
डेफिनेशन की बात करूं तो मैंने आपसे कहा कि ये कोई तत्व है, वही क्या होना चाहिए बोलो, आइसोलेटेड, मैंने कहा गैसियस बोलो एटम, ये तो मस्ट है, क्लियर, बोलो विलगित गैसीय परमाणु होना चाहिए, क्या होना चाहिए बोलो, विलगित, मैंने कहा गैसीय परमाणु। ओके, तो आपसे मैं कह रहा हूं जब हम इसमें बोलो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहेंगे तो मेरे कहने का मतलब उस समय जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको हम क्या बोलते हैं, ईए बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, क्लियर। इसका मतलब ये तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, कैसा हुआ, एक्सोथर्मिक, उष्मा आपसे मैं कहूं शेपी हुआ, क्या हुआ, उष्मा शेपी, ठीक है। तो इसका मतलब इसके लिए डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा, बात समझ में। लेकिन यहां पर क्या होता है कि अगर मैंने जैसे आईपी में किया वैसा करने की कोशिश करूं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ूं तो मैं जोड़ तो दूंगा लेकिन यहां पर क्या होगा, फिर ऊर्जा आपसे मेरे को उत्पन्न ना होकर क्या होगा बोलो, देनी पड़ेगी। इसका मतलब हुआ ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ कि आपको हमेशा इसमें कभी भी सेकंड थर्ड जैसा नहीं पूछा जाता है, आपसे मैं कह रहा हूं ये ही आपको पूछा जाता है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि किसी तत्व के अंदर बोलो आपसे इस तरह का दे रखा हो तो सेकंड इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो यहां पर हमेशा क्या होगा, एक्सोथर्मिक, या डेल्टा एच क्या आएगा बोलो, पॉजिटिव। मेरी बात समझ में आए, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब ऊर्जा उत्पन्न होती है, देन उसके पहला इलेक्ट्रॉन जब जोड़ते हैं तो ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है। फिर आप जितने भी इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहोगे तो इलेक्ट्रॉन के खुद के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और आपसे मैं कह रहा हूं जिस पर हम इलेक्ट्रॉन बोलो जोड़ना चाहते हैं पहले से नेगेटिव आ गया है तो रिपल्सन की वजह से क्या होता है, एनर्जी उत्पन्न ना होकर क्या होगा बोलो, आपको देनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में है, इसलिए हमेशा इसमें हम केवल और केवल ये स्टडी करते हैं। तो पहला हो गया परिभाषा, फिर अपन बात करते बोलो फैक्टर्स की, प्रभावित करने वाले कारक की। तो मैंने कहा यहां पर भी वही इंपॉर्टेंट है, अर्धपूरित आपसे मैं कह रहा हूं एंड पूर्ण पूरित, आपसे मैं कहूं कक्षकों, ठीक है, का बोलो स्थायित्व, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, बोलो आपसे मैं कहूं यही फैक्टर इंपॉर्टेंट है। अगेन एग्जांपल से समझते हैं, मैंने कहा कार्बन बोलो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन का, मैंने कहा ई, ठीक है, बोलो क्या कहूं मैं, ई का बढ़ता क्रम, ठीक है, बढ़ता क्रम होगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या बताना चाह रहा हूं मैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन, इसका क्या होता है बोलो 2, आपसे मैं कह रहा हूं P2, इसका क्या होता है 2P3, इसका क्या होता है 2P4 और इसका क्या होता है बोलो 2P5। मेरी बात समझना दोस्तों, यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि आपको पता है कि यहां पर हम ये स्टडी कर रहे हैं जिसमें हमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, तो हम ये जोड़ के देखेंगे कि किस में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ज्यादा एनर्जी उत्पन्न होगी, यानी इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद किस में स्टेबिलिटी आती है। तो मेरे कहने का मतलब जब मैं बोलो इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो मैंने कहा 2P3 होगा, बोलो आपसे मेरे को इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो 2P4 होगा, इसमें जोड़ूंगा तो 2P5 होगा, इसमें जोड़ूंगा तो 2P6 होगा। तो मैंने क्या देखा कि बोलो यहां पर ये चूंकि ऑलरेडी हाफ फील्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन जोड़ना नहीं चाहेगा, बिकॉज यहां पर आपसे मैं करूं कौन अपनी स्टेबिलिटी को खराब करेगा, तो अगर यह इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो बहुत कम एनर्जी रिलीज होगी। तो मेरे कहने का मतलब है यहां पर ऑर्डर क्या बन जाएगा, सबसे कम तो कौन होगा, नाइट्रोजन, उसके बाद आपसे मैंने कहा बोलो कार्बन, और फिर कौन होगा, ऑक्सीजन, और फिर कौन होगा, फ्लोरीन। क्योंकि हाफ फील्ड अगर स्टेबल होता है तो अपने नियर बाई से ही होता है। बात समझ में आई बोलो। उसके बाद वही मैं आपसे कहूं क्या बोलो, आवर्ता, बोलो तीसरा पॉइंट आवर्ता की बात करूं तो मैंने कहा यहां पर अगर वही आप सेम बोलो लेफ्ट टू आपसे मैं कहूँ राइट जाओगे और अप टू डाउन जाओगे तो मेरे कहने का मतलब है कि इधर आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज तो मेरे एटॉमिक साइज बोलो डिक्रीज, तो ये क्या होगा बोलो इंक्रीज होगा, और इधर एटॉमिक साइज क्या होगा बोलो इंक्रीज, तो आपका ये क्या होगा डिक्रीज। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है वो एटॉमिक साइज के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
तो ये तो मैंने नॉर्मल बात बताई, उसमें आया। अब यहाँ पर क्या एक ट्विस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट ट्विस्ट क्या है आपको पता होना चाहिए कि जो थर्ड आप समय को पीरियड के जो बोलो एलिमेंट होते हैं, क्लियर, उनका जो ईए होता है वो सेकंड वालों से क्या होता है, बोलो सेकंड, बोलो मैंने कहा पीरियड, बोलो एलिमेंट से क्या होता है, ज्यादा होता है। मेरे कहने का मतलब है कि कार्बन लिखा, नाइट्रोजन लिखा, ऑक्सीजन लिखा, फ्लोरीन लिखा, आपसे मेरे को ये कौन से पीरियड के हैं, बोलो सेकंड पीरियड के हैं, बोलो कौन से है, सेकंड पीरियड का। क्लियर, मैंने कहा अगर मैं थर्ड पीरियड के लिखता हूं तो थर्ड पीरियड के कौन है, कार्बन, ये सिलिकॉन, ये फास्फोरस, ये सल्फर और ये क्लोरीन। तो मेरे कहने का मतलब कार्बन से ज्यादा किसका होता है, सिलिकॉन का, नाइट्रोजन से ज्यादा किसका होता है, फास्फोरस का, ऑक्सीजन से ज्यादा किसका होता है, सल्फर का, और फ्लोरीन से ज्यादा किसका होता है, क्लोरीन का। बात समझ में। अगर ब्रोमीन आयोडीन का देखेंगे तो अगेन बोलो मैंने कहा इधर से इधर जाने पर पहले ही बताया ये क्या होता है, बोलो आपसे मैं कहूँ डिक्रीज होता है, तो मेरे कहने का मतलब ये तो डिक्रीज ही होगा। तो इसका मतलब हाईएस्ट पूरी पीरियोडिक टेबल में किसका होता है, क्लोरीन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बोलो हाईएस्ट आपसे मैं कहूँ, मैंने कहा ईए, बोलो इन पीरियोडिक टेबल किसका होता है, क्लोरीन का होता है। बात समझ में आई, ओके। तो आपको मैंने सेकंड प्रॉपर्टी बताई। उसके बाद अगर हम देखें तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है अपना, बोलो EN। EN क्या होता है, बोलो विद्युत ऋणता, ओके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ओके। सबसे पहली बात करें परिभाषा की, तो मेरे कहने का मतलब है ये तो क्या है, बोलो कोवेलेंट बॉन्ड से बाउंडेड कोई भी एटम है उसकी बोलो अपनी और इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता है, पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपसे मैं कहूँ क्या होता है ये, पावर ऑफ, आफ्टर मैं कह रहा हूँ अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी आपसे मैं कह रहा हूँ सह संयोजक, मैंने कहा बंद, ठीक है, से बंधित आपसे मैं कह रहा हूँ परमाणु, ठीक है, बोलो आपसे परमाणु का बोलो इलेक्ट्रॉन को अपनी और, बोलो अपनी और आपसे मैं करूं आकर्षित, आकर्षित, मैंने कहा आकर्षित करने की क्षमता क्या होती है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। तो आपसे मैं कह रहा हूं ये क्या होती है, बोलो यूनिट लेस होती है। क्लियर, बोलो जस्ट पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद मैंने कहा अगर हम फैक्टर की बात करें तो मैंने आपसे कहा कि इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि एटॉमिक्स आपका जो ईए होता है वो आपसे मैं करूँ एटॉमिक साइज के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, सीधी सी बात है, जिसका भी एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा उसके बोलो इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा, बोलो कम होगा, और अट्रैक्शन कम होगा तो आपसे मैं को EN भी क्या होगा, कम होगा। क्लियर, और एटॉमिक साइज बोलो जितनी कम होगी अट्रैक्शन क्या होगा, बोलो न्यूक्लियस का ज़्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो EN भी ज़्यादा होगा। बात समझ में आए। और मैं आपसे कहूँ दूसरा फैक्टर क्या है, परसेंटेज ऑफ S करेक्टर, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है EN जो होता है वो परसेंटेज ऑफ S करेक्टर के क्या होता है, बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मेरे कहने का मतलब जितने ज़्यादा S करेक्टर होंगे उतना ही EN ज़्यादा होगा। आपसे फॉर एग्जांपल आपको मैं कहूँ ये मैंने लिखा, बोलो एक CH2 लिखा और आपसे मैं कहूँ एक CH3 लिखा, ठीक है। आप जानते हो ये बोलो आपसे मैं कहूँ इथाइन है और आपसे मैं कहूँ ये एथीन है और ये कौन है, बोलो एथेन है। बात समझ में आए, बोलो ओके। आज इसका संकरण कौन सा होता है, sp, इसका क्या होता है sp2, इसका क्या होता है sp3। तो मेरे कहने का मतलब परसेंटेज ऑफ S करेक्टर अगर मैं देखता हूं तो S गुण की प्रतिशतता इसमें कितनी है 50%, इसमें कितनी है 33.3% और इसमें कितनी है 25%। बात समझ में आए। तो मैं अगर EN की वैल्यू देखूं तो इसकी 3.25, इसकी 2.75, इसकी 2.4। तो मुझे आइडिया क्या लग रहा है कि वास्तव में S करेक्टर जिसका ज़्यादा होता है उसका EN भी ज़्यादा होता है। भाई बात समझ में आए। तो आप सबसे पहली जो EN की स्केल बनी थी वो पोलिंग स्केल थी। किसकी थी, बोलो आपसे फर्स्ट EN स्केल कभी भी आपको पूछा जाए तो वो कौन सी होती है, बोलो पोलिंग
पोलिंग स्केल होती है। बोलो कौन सी होती है? पोलिंग स्केल। बात समझ में आई मेरी आपको? ओके, तो ये मैंने आपको सबसे पहले, क्योंकि इनऑर्गेनिक का बेस ही पीरियोडिक टेबल होता है, आपके माइंड में बिल्कुल पीरियोडिक टेबल का फंडा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से ही तो 4 चैप्टर निकलते हैं। बोलो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। बात समझ में आए? तो अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। बोलो आपसे मैं कहूं, मैंने कहा एस ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट। एक एक क्वेश्चन आपके हर चैप्टर से आएंगे। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअली आपको याद क्या रखना है। मेन चीज मैंने कहा ना, जब मेन एग्जाम देना चाहते हो तो आपको पता है कि पूरा सिलेबस पढ़ना है, तो हर टॉपिक में याद क्या होना चाहिए। मेन चीज ऐसी क्या है जो अगर मुझे पता हो तो मैं कॉन्फिडेंशियल एग्जाम में जाऊंगा। तो मैंने कहा एस ब्लॉक के अंदर सबसे पहले तो बोलो ये किस, बोलो आपसे मैं कहूं ग्रुप में है, तो मैंने कहा ग्रुप बोलो 1 और बोलो 2, यानी फर्स्ट और सेकंड। बात समझ में आए? बोलो उसके बाद मैंने कहा कि अगर बोलो पीरियड की बात करूं तो मैंने कहा एस ब्लॉक एलिमेंट बोलो 1 to 7 सभी पीरियड के अंदर है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूं तो मैंने कहा टोटल 14 तत्व हैं। कितने हैं बोलो? टोटल एलिमेंट की बात करूं तो कितने हैं? 14 एलिमेंट है। उसके बाद मैंने कहा जो फर्स्ट ग्रुप आपसे मैं कह रहा हूं होते हैं, जिसके अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये तो क्या होता है बोलो? रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव। इसलिए हम कभी भी प्रॉपर्टी में इसकी बात नहीं करते हैं। इनको फर्स्ट ग्रुप को हम क्या कहते हैं बोलो? एल्कलाइन मेटल। क्या कहते हैं बोलो? एल्कलाइन मेटल, यानी सारीय धातु। क्या कहते हैं बोलो? सारीय धातु, क्योंकि इनके हाइड्रोक्साइड बोलो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। मैंने कहा जो सेकंड ग्रुप है, क्लियर, जो सेकंड ग्रुप है जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बोलो आपसे मैं कहूं बेरियम और रेडियम। अगेन रेडियम, ये तो क्या होता है बोलो? रेडियो क्या है बोलो? एक्टिव है। बोलो आपसे मैं कहूं क्या है? रेडियो एक्टिव। क्लियर? इसलिए इनकी हम प्रॉपर्टी में बात नहीं करते हैं। और आपसे मैं कहूं इनके अलावा आपको पता होना चाहिए कि हीलियम भी एस ब्लॉक का ही तत्व है, बिकॉज उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो आपसे मैं कहूं क्या होता है? 1s2 होता है। बात समझ ना? इसलिए मैंने कहा 7 और 6 और 1 14 टोटल एलिमेंट होंगे। अब आपसे मैं को ये तो मैंने आपको एक सरकम आइडिया दे दिया, हमें क्या पता होना चाहिए। बोलो बात समझ ना? एग्जाम जब देने जाएंगे तो हमारे माइंड में फर्स्ट ग्रुप और आपसे मैं को सेकंड ग्रुप को लेकर कुछ बातें माइंड में पक्का क्लियर होनी चाहिए। बात समझ ना? जो मैं बता रहा हूं आपको पता है कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनका मेन कैरेक्टर क्या है कि वो कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो एस ब्लॉक के एलिमेंट ही शो करते हैं, जैसे फ्लेम टेस्ट, जैसे मैंने आपसे कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसे मैंने कहा सोलिबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। तो हमें उन्हीं की बात करनी है और सबसे फेमस है बोलो ज्वाला परीक्षण। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे मैं कहूं अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है फर्स्ट ग्रुप के अंदर बोलो आपसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है और सीजियम, ये सब फ्लेम टेस्ट देते हैं। और फ्लेम टेस्ट का मतलब है स्पेसिफिक कलर फ्लेम में देते हैं, और जब बुनसन बर्नर से हम जलाते हैं तो इन्हें स्पेसिफिक कलर आता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कौन सी एस ब्लॉक की बोलो फर्स्ट ग्रुप की सारे धातु है, कौन सा कलर देगी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने कहा इसका कलर होता है क्रिम्सन रेड। क्या होता है बोलो? क्रिम्सन रेड। आपसे मैं को इसका क्या होता है? येलो होता है। क्या होता है? येलो। इसका क्या होता है बोलो? बैंगनी, वॉयलेट। आपसे मैं कह रहा हूं इसका क्या होता है बोलो? पीला। बात समझ में है? इसका बोलो मैंने कहा लाल बैंगनी। क्या होता है बोलो? लाल बैंगनी। और इसका क्या होता है? नीला, बोलो ब्लू होता है। क्लियर? अब होता क्या, हम भूल जाते हैं वहां एग्जाम के अंदर। तो मेरे कहने का मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या बोलो? आपसे मैंने कहा, आपने देखा होगा कि बोलो आपसे अक्सर लड़कियां जो होती है वो आपसे क्या होती है बोलो? जबरी जल्दी घबरा जाती है और आपसे मैं कह रहा हूं रोने लगती है, और रोकर किसको याद करती है बोलो? भगवान को याद करती है। तो ऐसे ही एक लड़की है जिसका नाम है बीना। क्या है बोलो? बीना। और वो रब से
क्या कह रही है, बोलो आपसे मैं रोते रोते, क्राइंग बीना, बोलो आपसे मेरे को रब से बोली। क्या बोला मैंने, क्राइंग बीना रब से बोली। क्लियर। तो मैंने कहा क्राइंग से क्या हो जाएगा, क्रिम्सन रेड। क्या हो जाएगा, क्रिम्सन रेड। बोलो वाई से क्या हो जाएगा, बोलो येलो। आपसे मैं कह रहा हूं, तो मुझे पता है ऑर्डर लिथियम, फिर बोलो सोडियम, फिर बोलो पोटेशियम, फिर रुबेडियम और फिर सीजियम। फिर मैंने कहा क्या हो जाएगा, बोलो बैंगनी। फिर रब में क्या हो जाएगा, बोलो लाल बैंगनी। आपसे मैं कह रहा हूं, और बोली से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। मेरी बात समझ में आए, अगर ये ट्रिक याद रखते हो तो आपको फर्स्ट ग्रुप के, बोलो फर्स्ट ग्रुप के सभी तत्वों का फ्लेम टेस्ट में कैसा रंग मिलेगा हमें पता चल जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं, इधर मैंने कहा ज्वाला परीक्षण। क्लियर। जो चीज बात करनी है कंपैरेटिवली बात करनी है, तो मैंने कहा इसमें आपका बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ये तो बोलो फ्लेम टेस्ट, बोलो मैंने कहा फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है। कंपैरेटिवली इनका क्या होता, आईपी उच्च, इस वजह से नहीं देते हैं। क्लियर। लेकिन बोलो आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम देते हैं। आपसे मैं कह रहा हूं इसका फ्लेम टेस्ट में कैसा रंग रहता है, बोलो ब्रिक रेड रहता है। क्लियर। इसका क्या रहता है, वही क्रिम्सन रेड रहता है। और इसका क्या होता है, एप्पल ग्रीन। बात समझ में आए, सबसे ज्यादा यही एग्जाम में आपको पूछा जाता है आपसे एप्पल ग्रीन। बोलो आपसे मेरे को तो कैसे ध्यान रखेंगे, ट्रिक आप ध्यान रखो। मैंने कहा BCA, क्या लिखा है, कोर्स होता है BCA। क्लियर। तो मैंने कहा B से क्या हो जाएगा, बोलो आपसे ब्रिक रेड, बोलो क्रिम्सन रेड और एप्पल ग्रीन। और चूंकि ऑर्डर तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम हमें ध्यान रहता है, तो आई थिंक मैं आपको क्या बता रहा हूं, एस ब्लॉक के अंदर मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका आने का पूरा चांस रहता है, वो मैंने बताया। क्लियर। फिर हम बात करते हैं सेकंड। बोलो मैंने कहा सेकंड क्या, बोलो मैंने कहा स्टेबिलिटी, बोलो आपसे मेरे को स्टेबिलिटी ऑफ, बोलो आपसे मेटल कार्बोनेट। क्लियर। मेटल कार्बोनेट। तो हमें पता है कि जो फर्स्ट ग्रुप के तत्व होते हैं वो M2CO3 का क्या बनाते हैं, कार्बोनेट, क्योंकि M पर प्लस और CO3 -2, तो आपसे मैं करूं इनसे जो कार्बोनेट बनेगा वो M2CO3 टाइप का बनेगा। और जो आपसे मैं कहूं सेकेंड ग्रुप जो होते हैं, आपसे मैं कह रहा हूं सेकंड ग्रुप में बोलो क्या बनता है, बोलो ये M पर +2 और आपसे CO3 -2, तो इनमें MC3 टाइप का कार्बोनेट बनते हैं। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो ये हो गया मेरा लिथियम कार्बोनेट, ये मेरा हो गया सोडियम कार्बोनेट, ये मेरा हो गया पोटेशियम कार्बोनेट, ये मेरा हो गया रुबिडियम कार्बोनेट, और ये क्या हो गया, बोलो सीजियम कार्बोनेट हो गया। बात स्टेबिलिटी का करते हैं, तो इधर से इधर जाने पर क्या होगा, बोलो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। क्या होगी, बोलो इंक्रीज होगी। बात समझ में आए, बोलो ओके। आपको कि सर कैसे पता चला, तो एक्चुअली क्या होता है कि जो लिथियम कार्बोनेट होता है यही एक ऐसा होता है जिसको जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये आपसे मैं कहूं CO2 को क्या करता है, रिलीज करता है, बाकी नहीं करते हैं। और आपसे मैं कहूं इस ग्रुप में बोलो बेरिलियम कार्बोनेट, मैंने कहा मैग्नीशियम कार्बोनेट, बोलो कैल्शियम कार्बोनेट, रुबिडियम, आपसे मैंने कहा स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट। ठीक है। और ये जो है इन सबको ही हम गर्म करते हैं, तो सब के सब क्या करते हैं, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा CO2 रिलीज करते हैं। बात समझ में आए, तो इसका मतलब हुआ कि हमेशा फर्स्ट ग्रुप के अंदर लिथियम जो होगी वो इनके जैसा करैक्टर शो करती है, बिकॉज लिथियम इस सेकंड ग्रुप के साथ डायगोनल रिलेशन रखती है। आपसे मैं कह रहा हूं क्या रखती है, डायगोनल रिलेशन। आपको पता होना चाहिए ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये बोरॉन है, ये कार्बन है। आपसे मैं कह रहा हूं ये कौन है, सोडियम, ये मैग्नीशियम, ये एलिमन और ये सिलिकॉन। हमेशा लिथियम जो है वो बोलो मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरॉन सिलिकॉन के साथ क्या रखते हैं, बोलो इसको बोलते हैं
डाइगोनल आपसे मैं करूं रिलेशन, ठीक है, बोले तो आपसे मैं कहूं विकर्ण संबंध, बोलो विकर्ण संबंध, क्लियर, डायगोनल रिलेशन। इसलिए क्या होता है कि जो लिथियम भले ही फर्स्ट ग्रुप में है लेकिन वो प्रॉपर्टी किसकी जैसी शो करेगा, सेकंड ग्रुप जैसी करेगा, क्लियर। इसका तीसरा एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, बोलो मैंने कहा मेटल, बोलो आपसे मैं कहूँ नाइट्रेट, ठीक है। अगर मैं देखूं यहां पर तो मैंने कहा ये M+ और ये NO3, क्लियर, तो मैंने कहा MnO3 बनेगा, क्लियर, और इधर आपसे मैं करूं ये M+2 और ये NO3-, तो बोलो डेफिनेटली आपसे मैं कहूँ MnO3 होल क्वाइज 2 टाइप का बनेगा। अब मैंने कहा यहां पर क्या होता है कि बोलो अगेन जो लिथियम आपसे मेरे को नाइट्रेट होता है, जब उसको गर्म करते हैं तो वो ऑक्साइड प्लस आपसे मैं कह रहा हूं भूरी गैस प्लस आपसे रंगीन O2 गैस दोनों रिलीज करता है। बोलो बात समझ में आए। जबकि जो आपसे मेरे को अदर होंगे, जैसे मैंने कहा सोडियम नाइट्राइट है, बोलो नाइट्रेट है, उसको हीट करते हैं तो NaNO2 प्लस हाफ O2 केवल रंगीन गैस ही उत्पन्न करता है। और इधर वाले जो होंगे वो सारे के सारे बोलो जब भी हीट करेंगे तो मैंने कहा ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 बोलो दो आपसे प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका मतलब पहले ही मैंने फंडा बता दिया, कभी भी क्वेश्चन आए कि बोलो इस ग्रुप में उस गैस का बिहेवियर कौन शो करेगा, तो लिथियम के कंपाउंड ही करेंगे। मेरी बात समझ में आई बोलो आपको। उसके अलावा मैंने आपसे कहा एस ब्लॉक के एलिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फर्स्ट ग्रुप के अंदर बोलो पोटेशियम रुबिडियम सीजियम करता है, और सीजियम सबसे बेस्ट बोलो आपसे, क्योंकि उसकी साइज बड़ी होती है, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, इसलिए सीजियम का यूज फोटो सेल में किया जाता है। बात समझ में आई मेरी आपको। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एस ब्लॉक का आइडिया दिया है। उसके बाद हम लेते हैं बोलो पी ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा टॉपिक बोलो, पी ब्लॉक एलिमेंट। देखो पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर एक्चुअली आपको क्या पढ़ना है, आपसे मैं कह रहा हूं आप जानते हो कि बोलो 30 आपसे मैं कह रहा हूं बोरोन, मैंने कहा बोरोन फैमिली, ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूँ कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली, आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा नाइट्रोजन फैमिली, बोलो नाइट्रोजन फैमिली, ओके, मैंने कहा जिसको निकोजन फैमिली भी कहते हैं, ऑक्सीजन फैमिली, और आपसे मैं कहूं मैंने कहा हेलोजन फैमिली, ठीक है, हेलोजन फैमिली, क्योंकि जीरो ग्रुप तो अपना अलग से टॉपिक है, बात समझ ना। तो मैंने कहा बोरोन फैमिली के अंदर बोलो ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपसे मैं कह रहा हूं इसके 3 कंपाउंड जो आपको पता होना चाहिए। एक होता है B2S6, एक आपसे मैं कहूं मैंने कहा बोरेक्स, ठीक है, और एक होता है बोरिक एसिड। बोलो बात समझ में आए। मतलब ये तीनों जो है, एक तो डाइबोरेन, डाइबोरेन आपसे मैं कह रहा हूं, ओके, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए बोरेक्स, और बोलो आपसे बोरिक एसिड। इसमें आपसे मैं कहूं बोरेक्स जो बीड टेस्ट मन का परीक्षण देता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको जरूर देखना चाहिए, ठीक है, बीड टेस्ट। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं बीड टेस्ट, क्लियर। कार्बन फैमिली के अंदर आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो कार्बन आपसे मैं कह रहा हूं के अपरूप, आपसे मैं कहूं अपरूप मतलब आपको हीरा, आपसे मैं कह रहा हूं ग्रेफाइट, और मैंने कहा फुलरिन, इन तीनों में अच्छे से अंतर पता होना चाहिए कि इसका संकरण sp3 होता है तो इसका sp2 होता है तो इसका sp2 होता है। आपसे मैं कह रहा हूं बोलो मैंने कहा इसकी टेट्राहेड्रल होती है तो इसकी हेक्सागोनल प्लेनर होती है, तो आपसे मैं कहूँ ये कैसा होता है, बोलो फुटबॉल लाइक, बक्की बॉल लाइक, क्योंकि बक मिस्टर फुलरिन ने इसकी खोज की थी। बात समझ ना। मेरे कहने का मतलब आपसे मैं करूँ ये विद्युत का क्या होता है, बोलो कुचालक, ग्रेफाइट क्या होता है सुचालक, और ये भी क्या होता है कुचालक। हम जानते हैं कि जो आपका ग्रेफाइट होता है हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, बोलो आपसे मैं करूँ इसलिए क्या होता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें कंडक्टेंस का गुण आता है। बात समझ में। उसके अलावा कार्बन परिवार के अंदर
आपको ये दो, एक CO और एक CO2, जो कार्बन के दो ऑक्साइड है उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अक्सर एग्जाम में आ जाता है ये कौन है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कौन है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनेगी, जब जब बोलो क्या होगा, कार्बन का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, इनकम्प्लीट कंबंशन होगा। ये कब बनेगी, जब क्या होगा बोलो पूर्ण ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। उदासीन गैस है और ये आपको पता होना चाहिए अम्लीय गैस है। बोलो बात सब, अम्लीय गैस है। और ठोस CO2 आपसे ड्राई आइस बोलो किसको बोलते हैं, ठोस CO2 को बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है हीमोग्लोबिन के साथ सबसे ज्यादा जुड़ने की बंधुता रखता है। ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन जुड़ता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, लेकिन जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और आपका हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ने की टेंडेंसी, प्रवृत्ति जो होती है वो ऑक्सीजन की तुलना में 200 से 300 गुना ज़्यादा होती है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली की बात करूं, नाइट्रोजन फैमिली में केवल आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा फॉस्फोरस के ऑक्सी, आपसे फॉस्फोरस के अपर रूप, आपसे मैं कहूँ अपर रूप, आप जानते हो एक होता है बोलो श्वेत फॉस्फोरस और आपसे मैं कह रहा हूँ एक होता है लाल फॉस्फोरस। ठीक है, इन दोनों में अंतर अच्छे से पता होना चाहिए। अक्सर कहा जाता है कि जो सफ़ेद चीज़ें होती है वो पॉइजन होती है, इसीलिए आपसे मैं कहूँ आपको पूछा जाए कि श्वेत फॉस्फोरस और लाल फॉस्फोरस में से कौन सा विषैला होता है, तो श्वेत फॉस्फोरस होता है। क्लियर, आपको पूछा जाए कि दोनों में कौन बोलो, आपसे मैं कहूँ अंधेरे में चमकता है, तो स्फुरदीप्ति फ्लोरेसेंस की प्रॉपर्टी किस में होती है, श्वेत फॉस्फोरस में होती है। क्लियर, आपसे मैं कहूँ थोड़ा सा आइडिया आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने कहा दूसरी बात, फॉस्फोरस के साथ बोलो क्या पता होना चाहिए, बोलो फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल। क्लियर, ऑक्सी अम्ल अच्छे से पता होना चाहिए कि H3PO4, आपसे मैं कहूँ H3PO3, बोलो H3PO2, आपसे मैं कह रहा हूँ इसी तरह से और भी होते हैं, इनकी बोलो स्ट्रक्चर, बोलो आपसे कितने H+ रिलीज करते हैं, बोलो ऐसा आइडिया होना चाहिए। ऑक्सीजन परिवार की बात करूँ तो ऑक्सीजन परिवार में भी दो बातें पता होनी चाहिए। एक तो सल्फर के अपर रूप, आपसे मैं कह रहा हूँ अपर रूप। ओके, आप जानते हो एक रोम्बिक सल्फर होता है, एक मोनोक्लिनिक सल्फर होता है, एक विषम, आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने कहा एक एकांतास, ठीक है, एकांताक्स और एक विषम लंबास। क्लियर, बोलो इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा सल्फर के बोलो वही ऑक्सी अम्ल, ठीक है, ऑक्सी अम्ल मतलब आपको सारे पता होना चाहिए कि H2SO4 क्या होता है, H2SO5 क्या होता है, H2SO3 क्या होता है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ। ओके, फिर हैलोजन परिवार की बात करें तो हैलोजन परिवार में भी एक तो ऑक्सी अम्ल का फंडा क्लियर होना चाहिए। बोलो आपसे मैं कहूँ हैलोजन परिवार की बात करें तो हैलोजन फैमिली के अंदर आपसे मैं कह रहा हूँ एक तो आपको क्या पता होना चाहिए, इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन आपसे मैं कहूँ कंपाउंड। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है अंतर हैलोजन यौगिक, ठीक है, अंतर आपसे मैं करूँ हैलोजन, बोलो आपसे मैं कहूँ यौगिक, ठीक है, हैलोजन यौगिक, अंतर हैलोजन यौगिक, इंटर हैलोजन कंपाउंड का फॉर्मूला X आपसे मैं कहूँ X' होता है। क्लियर, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ इसमें आपको पता होना चाहिए X' और N क्या होता है। X का मतलब होगा मैंने कहा हाई, बोलो उच्च परमाणु क्रमांक, ठीक है, उच्च मैंने कहा परमाणु, ठीक है, क्रमांक, आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो हैलोजन, ठीक है, हैलोजन, बात समझ में आई, बोलो ओके। और मैंने कहा ये क्या होगा, बोलो निम्न परमाणु आपसे क्रमांक, मैंने कहा हैलोजन कंपैरेटिवली। क्लियर, ओके। और मैंने कहा ये क्या होता है 1, 3, 5 और 7। तो मैंने कहा अगर आप ICl3 देखते हो, ICl5 देखते हो,
IF7 देखते हो, ICl देखते हो, तो ये इन्हीं की झलक है। क्योंकि मैंने आपसे कहा या 1357 आ सकता है, तो आपसे मैं कहूँ ये बोलो आपका क्या हो गया, x बोलो x डैश 1 हो गया, ये क्या हो गया x डैश बोलो आपका 3 हो गया, ये x डैश क्या हो गया 5 हो गया, ये x डैश 7 हो गया। बस किस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा जब इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाते हैं या देखते हैं तो जो पहला दूसरे के कंपेयर में बोलो उच्च परमाणु क्रमांक वाला होना चाहिए। क्लियर, बात समझ में आई बोलो आपको। अच्छा, उसके अलावा मैंने कहा हैलोजन में क्या पता होना चाहिए, ऑक्सी अम्ल। ठीक है, हैलोजन के 4 ही ऑक्सी अम्ल होते हैं बोलो। मैंने कहा एक HClO4, एक HClO3, एक HClO2 और एक HClO। बात समझ में आए बोलो। पर क्लोरिक एसिड बोलो क्लोरस एसिड और हाइपोक्लोरस। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं बोलो आपसे, पर मैंने कहा क्लोरिक बोलो एसिड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बोलो क्लोरिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं बोलो आपसे मैं कहूँ रस एसिड। इसको क्या बोलते हैं बोलो हाइपो, मैंने कहा क्लोरस, आपसे हाइपोक्लोरस बोलो एसिड। ठीक है, बोलो ये क्या होता है बोलो पर, मैंने कहा क्लोरिक अम्ल। ठीक है, बोलो आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है बोलो, ये मैंने क्या बोला क्लोरिक अम्ल। ठीक है, और ये क्या ऑक्सी अम्ल, और ये क्या होता है बोलो क्लोरस, और आपसे मैं कहूँ ये क्या होता है बोलो हाइपो, मैंने कहा हाइपोक्लोरस। क्लियर, एक तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपसे मैं कह रहा हूँ कि आपको स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी में आपको पता होना चाहिए F2, फिर Cl2, फिर Br2 और फिर आपसे मैं कहूँ I2। क्लियर, लेकिन आपसे मैं कहूँ यहाँ पर ध्यान रखना, एसिडिक ऑर्डर कभी भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए HF, HCl, HBr और आपसे मैं कहूँ HI के अंदर सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, HI होता है। बिकॉज आपसे मैं कहूँ HI इसलिए ज़्यादा एसिडिक होता है क्योंकि हाइड्रोजन की साइज है छोटी, आयोडीन की साइज है बड़ी, और आपसे मैं कहूँ इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है, जल्दी से H+ रिलीज हो जाता है। क्लियर, तो कभी भी आपको ये हमेशा ध्यान रखना HF और HI में ज़्यादा अम्लीय कौन होता है, HI होता है। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, स्टूडेंट गलत कर देता है, बात समझो ना। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो फ्लोरीन होता है उसकी क्या होती है बोलो हाईएस्ट, आपसे मेरे को EN इन बोलो क्या होती है पीरियोडिक टेबल। डायरेक्ट बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है बोलो EN ऑफ फ्लोरीन बोलो वैल्यू क्या होती है बोलो 4 होती है। बात समझ में आए। जबकि क्लोरीन जो होता है उसका क्या होता है बोलो हाईएस्ट EA बोलो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन आपसे मैं कहूँ पीरियोडिक टेबल। ये कुछ ऐसे फैक्ट है जो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है पी ब्लॉक में आपको क्या पता होना चाहिए मैंने बताया। अब क्या होता है पी ब्लॉक के अंदर ही आपका एक अलग से एक टॉपिक है जिसका नाम है जीरो ग्रुप। आपसे मैं करूं कौन सा बोलो जीरो ग्रुप एलिमेंट। ठीक है बोलो आपसे मैं कह रहा हूं हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि बोलो 18 ग्रुप के मेंबर इसके होते हैं। और आपसे मैंने कहा बोलो हीलियम, नियॉन, मैंने कहा आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन और रेडॉन। बात समझ में आए बोलो ओके। जिसमें ये तो एस ब्लॉक का है और ये क्या है बोलो पी ब्लॉक के एलिमेंट है। बात समझ में आए। अच्छा इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो मैंने कहा आपसे मैं कह रहा हूँ NS2, आपसे मैं कह रहा हूँ NP क्या होता है 6 होता है, पूरा फील्ड होता है। इसलिए आपसे मैं करूँ ये क्या होते हैं इनर्ट होते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं इनर्ट गैस भी बोलते हैं। इन्हीं को हम नोबल गैस भी बोलते हैं। आपसे मैं कह रहा हूँ क्या बोलते हैं नोबल गैस भी बोलते हैं। वैलेंसी इनकी बोलो आपसे मैं कहूँ वैलेंसी इनकी क्या होती है बोलो 0 होती है, इसलिए इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट भी बोलते हैं। क्लियर बात समझ में आए बोलो। अब मैंने कहा जनरली किसी से रिएक्शन करते नहीं है, बहुत कम कंपाउंड बनाते हैं और वो भी कौन बनाता है बोलो आपसे जिनॉन। ठीक है तो जिनॉन ही जो है आपसे मैं कह रहा हूँ चूंकि फ्लोरीन हाईली बोलो क्या होता है रिएक्टिव, तो आपसे मैं कहूँ उसके साथ कंपाउंड बनाता है HCF2 बनाता है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो मैंने कहा
कहा XeF4 बनाता है, बोलो मैंने कहा यहाँ पर बोलो Xe आपसे मैं करूँ F6 बनाता है। और जिनोन डाइफ्लोराइड, टेट्रा और हेक्साफ्लोराइड, अक्सर आपको इनका संकरण पूछ लिया जाता है, आपसे मेरे को इनकी स्ट्रक्चर्स पूछ ली जाती है। तो बहुत आसान है, मैंने आपको इससे पहले फिजिकल के अंदर सेकंडों में सोल्व करने का एक आपको बताया था आपसे ब्रह्मास्त्र कि बोलो 8 + 2, बोलो आपसे मेरे को 1/2 करेंगे तो आपको पता होना चाहिए क्या आएगा, 5 का मतलब sp3d। अगर किसी ने इससे पहले जो मैंने 10 यूनिट फिजिकल का लगभग आप देखोगे तो 1.5 घंटे में मैंने 10 के 10 यूनिट पढ़ा दी है, अगर नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ो तो आपको वो 10 टॉपिक आपका रिवाइज हो जाएंगे। वहाँ पर मैंने बताया कैसे निकालते हैं। जिनोन में आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, मोनोवैलेंट कितने हैं 4, तो आपसे मेरे को कितना हो गया बोलो यहाँ पर 6 का मतलब संकरण क्या होगा sp3d2। आपसे मैं करूँ 8 + 6, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ करेंगे तो कितना हो गया बोलो आपका 7 sp3d2 d3। बात समझ में आए बोलो। तो मेरे कहने का मतलब है आपको ये पता होना चाहिए। उसके अलावा जिनोन जो है कुछ कंपाउंड और बनाता है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ O3 ये बनाता है। अदर कंपाउंड, ये आपसे मैं कहूँ अदर कंपाउंड एक्चुअली क्या बनते हैं, हाइड्रोलाइसिस से बनते हैं। किससे बनते हैं, हाइड्रोलाइसिस से, ठीक है। तो आपसे मैं कहूँ XeOF2, मैंने कहा Xe, बोलो आपसे मैं कहूँ XeOF4, क्लियर। तो आपसे मेरे को इनके बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है। जब भी बोलो आपसे पूर्ण हाइड्रोलाइसिस होगा तो यही बनेगा। आपसे मेरे को इनकी संकरण बोलो सब कुछ आप सेकंडों में निकाल सकते हो। जैसे आज मुझे इसका संकरण निकालना है तो आपसे मेरे को क्या करूंगा, बोलो बाह्यतम कोष में कितने हैं, बोलो 8 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट है नहीं, पॉजिटिव है नहीं, नेगेटिव है नहीं, काटा और मैंने क्या कर दिया बोलो sp3 कर दिया, क्लियर। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो आपसे मैं कहूँ क्या होती है बोलो पिरामिडल होती है। क्या होती है बोलो पिरामिडल। बात समझ में क्या होती है बोलो पिरामिडल, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब आप सेकंडों में चीजें निकाल सकते हो। अगर इसका मुझे निकालना है तो मैंने कहा 1/2 8 प्लस ये मोनोवैलेंट नहीं है, केवल हेलोजन का जोड़ूंगा, बोलो 10 का आधा 5, 5 का मतलब sp3d हो गया। अगर मुझे इसका निकालना हो तो 1/2 मैंने कहा 8 + 4 मैंने कहा बोलो 12, 12 का आधा 6 क्या हो गया sp3d2 हो गया। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, आपको मैंने अच्छे से p ब्लॉक बता दिया, साथ में आपका जीरो ग्रुप। मैंने क्यों ध्यान दिया जीरो ग्रुप पे, बिकॉज जीरो ग्रुप आपके अलग से सिलेबस में एक टॉपिक है, तो उससे एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। बात समझ में आए। तो आपको हम अभी क्या क्या स्टडी कर चुके बोलो, पीरियोडिक टेबल बताया, एस ब्लॉक बताया, पी ब्लॉक बताया और जीरो ग्रुप बताया। अब मैं किसकी बात